थर्ड सेम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ गाइस। सबसे पहले ना एक बेसिक सी बात समझ लीजिए कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो लाने वाली हूँ। ठीक है। हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग वीडियो लाने का एक मोटिव है कि हर वीडियो आपकी आधे घंटे के नियर रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो नए आए हैं पेपर में, जो हमने पहले कभी एक्सप्लेन नहीं किए ना, वो मैं इन आधे घंटे की वीडियोस में कवर करवाने वाली हूँ कि जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और हमने कभी पिछली वीडियोस में उनको कवर भी नहीं किया है। अब आप बोलोगे दीदी आधे घंटे की वीडियो में हमारे सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे होएगी? पर आप लोग अब ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपका 90% सिलेबस मेरे चैनल पर ऑलरेडी कवर है। आप सबको पता है हमारा चैनल, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे एमकॉम थर्ड सेम की। इस प्लेलिस्ट को जैसे ही हम प्ले करते हैं, इस प्लेलिस्ट को प्ले करते ही हमें यहाँ पे वीडियोस मिलने वाली हैं। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं कि वीडियोस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए। बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का यूनिट 1 और यूनिट 2, उसके बाद इसका यूनिट 3 और यूनिट 4, ये दोनों वीडियोस मैंने पिछले साल अपडेट की हैं। तो बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता देती हूँ। मार्केटिंग की अगर आप देखेंगे तो दोनों यानी कि चारों यूनिट्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का चारों यूनिट्स कवर हैं। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट के यूनिट 1, यूनिट 2 और ये यूनिट 3 और यूनिट 4, चारों यूनिट कवर हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसके चारों यूनिट कवर हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, इसके चारों यूनिट्स कवर हैं। और टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के भी चारों यूनिट्स अपलोडेड हैं। 2 यूनिट मैंने पिछले साल डाले थे, पर 2 यूनिट किसी वजह से नहीं आ पाए थे लास्ट ईयर, इसलिए इसको अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपके लिए अपलोड किया है। अब गाइस इन सभी प्लेलिस्ट के अंदर ना सिर्फ एक चीज़ की कमी है। 2024 में ऐसा क्या पेपर आया था जो इन वीडियोस के अंदर मैंने शायद कवर नहीं करवाया, क्योंकि ये पिछले साल वीडियोस थी। अब जो आधे आधे घंटे की हर सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए मैं वीडियो लाने वाली हूँ ना आपके लिए, उन वीडियोस के अंदर क्या रहेगा कि अगर 2024 का पेपर इन्हीं वीडियोस में से आया होगा तो हमारी वो वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर कोई वीडियो आधे घंटे की मैंने न्यू अपलोड की है, दैट्स मीन कि उस वीडियो के अंदर 2024 में पक्का कुछ न्यू आया था जो हमने इन वीडियोस में अपलोड नहीं किया है। तो आपको वीडियोस अच्छे से देखनी है, 2024 के पेपर को एक बार चेक ज़रूर करना है। आप बोलोगे ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम है। इस एग्जाम की ये जो वीडियो है सबसे पहले सब लोग देखने वाले हैं, इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स का कह सकती हूँ कि नॉलेज दे रही हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहाँ पे अपलोडेड है और आपके एग्जाम्स में छुट्टियाँ नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल गाइज, जो भी बच्चों ने ग्रुप सिलेक्ट किए हुए हैं, हमारे चैनल पर ना 2 ग्रुप्स तो ऑलरेडी सोल्यूशन प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसके क्वेश्चन पेपर हमें ईजिली मिल गए थे, जिसकी वजह से हम उसको एनालिसिस करके आपके लिए क्वेश्चंस ले आए थे। पर जो ग्रुप मुझे एक बच्चे कुछ काफ़ी बच्चे मुझे 1-2 ग्रुप्स के बोल रहे हैं, जो लास्ट वाला ग्रुप है जो आपका बैंकिंग या इंश्योरेंस वाला आई थिंक ग्रुप है, ग्रुप एफ करके है, तो ई और एफ का ग्रुप बोल रहे हैं कुछ बच्चे। तो गाइस उन ग्रुप्स का मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास सिर्फ जो सब्जेक्ट कोड है ना 306 तक के कोड तक के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, 301 से लेके 306 तक के। तो अगर कोई बच्चा ग्रुप ई या ग्रुप एफ लेके बैठा है, उसके कोड 311 और 312 ऐसे करके कोड्स हैं, तो अगर आपके पास उसका मटेरियल है मेरे पास शेयर करें, मैं एनालिसिस करके आपको उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। ठीक है, इतनी डिटेल कवर है। अब बात करते हैं हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट के ऊपर। सबसे उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी इंस्टा आईडी को अभी तक गाइस ज्वाइन नहीं किया है, कर लें, क्योंकि अगर आपको हमसे कोई भी मटेरियल भी शेयर करना होगा आपके किसी सब्जेक्ट का, या अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग हमें यहाँ पे मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रही है। ठीक है। सेकेंडली, आप लोग ना बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हो कि दीदी एमकॉम के ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। शायद आपकी क्लास के बच्चे हैं या मुझे लग रहा है एमकॉम फर्स्ट सेम के होंगे। तो मैं आपको भी बता रही हूँ और उनको भी बता दूंगी कि एमकॉम के ना गाइज प्रैक्टिकल के सोल्यूशन मार्केट में नहीं आते हैं। आप सबको पता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मैं कोई जादू मंत्र से सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। अगर प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपके नहीं निकल रहे हैं, आपका तो ग्रुप्स का बैच है, मैं तो सिंगल स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ कोई है भी नहीं पार्टनर जिसके साथ मैं मिलकर सोल्यूशन निकाल लूँ। तो आप अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ उनको डिस्कस करिए प्रैक्टिकल्स को। बाकी मैं वीडियोस के अंदर आपको इतना प्रोवाइड मटेरियल कर देती हूँ कि अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल ना भी करे तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ये प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरी बेस है, कितने % प्रैक्टिकल आएगा, कितना थ्योरी आएगा। तो आपका मैं इस तरीके से तैयारी करवा देती हूँ कि आपकी थ्योरी से पेपर निकल जाएगा।
ठीक है, तो कृपया करके उस चीज़ पे फोकस करा करें, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल है मैं वही प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। प्रैक्टिकल्स मैं कहाँ से लाऊं? मार्केट में घूम घूम के थक गई हूँ। एमकॉम का कोई सोल्यूशन ही नहीं आता है। ठीक है, बीकॉम के आते थे फाइनल टच, एमकॉम का सिर्फ वो आता है बिंद्रा, उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन पेपर होते हैं। वो तो हमारे पास भी है, क्वेश्चन पेपर लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों को आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर है। चलिए चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ, बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो हमारी पीपीटी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्वेश्चन पिछले दोनों सालों से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट थ्योरी? की टारगेट थ्योरी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड काइजन कोस्टिंग अप्रोच, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए, टारगेट थ्योरी और टारगेट कोस्टिंग सेम चीज है। मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनीज कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ओनली ऑन कोस्ट। जो कंपनीज हैं वो अपने प्राइस के जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको सिर्फ उसके कोस्ट के बेस पे डिसाइड नहीं करती हैं। अपने प्राइस को ये सोच के डिसाइड नहीं करती कि उस प्रोडक्ट की कोस्ट कितनी आएगी। ठीक है, मार्केट्स डिसाइड करती हैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो देखती हैं, कंपनीज प्लान करती हैं उनकी कोस्ट को अकॉर्डिंगली कि उनकी कोस्ट इतनी आए कि वो प्रॉफिट्स भी अर्न कर पाए। इन बेसिस पे वो प्राइस को डिसाइड करती है कि प्राइस ऐसा हो कि कोस्ट निकालने के बाद हमारा प्रॉफिट भी बच सके। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, ये हमारी हेल्प करता है अचीव करने के लिए कि हमारा टारगेट कितना होगा, कि हमारी कॉस्ट कितनी आए। हम टारगेट कोस्टिंग मार्केट को एनालाइज करके पहले ही एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाल लेते हैं कि इतनी टारगेट कोस्टिंग है हमारी आनी चाहिए। इसको हम लोग टारगेट थ्योरी भी बोलते हैं। टारगेट थ्योरी इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल लीडिंग कंपनीज में इसको यूज किया जाता है टारगेट थ्योरी को, जैसे कि टोयोटा, सोनी, डेल, सैमसंग, इन सभी कंपनीज में इसको यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारी मदद करती है कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले ही हम उसके प्राइस को एनालाइज कर लेते हैं, हम उसकी कॉस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए। हम एक टारगेट रख देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतनी प्राइस में हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देना और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, इस थ्योरी के थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अब टारगेट थ्योरी का मेन मतलब हुआ क्या? टारगेट थ्योरी का मतलब हुआ कि कॉस्ट को मैनेज करना और प्रोडक्ट को प्लान करना, प्रोडक्ट प्लानिंग टेक्निक्स, जिससे क्या होगा, हमारी टारगेट कॉस्ट को हम लोग अचीव कर पाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट की है। ठीक है, और ये जो टारगेट कॉस्ट है ये प्रोडक्ट के बनने से पहले ही डिसाइड हो जाती है कि हमारा प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट बनने के बाद नहीं डिसाइड होती है, पहले एनालिसिस करके निकाली जाती है। इस कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है बेसिस, किन बेसिस के ऊपर? मार्केट में क्या प्राइस है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट से, और डिजायर प्रॉफिट मार्जिन कितना रखेगी हमारी कंपनी। ठीक है, तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग द कॉस्ट फर्स्ट, सबसे पहले कॉस्ट को डिसाइड करो, एंड देन डिसाइडिंग द प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट को डिसाइड करो, सो इट कैन बी मेड विद इन दैट कॉस्ट, ताकि हम उस प्रोडक्ट को उस कॉस्ट के अंदर बना पाएं और स्टिल एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएं। टारगेट बना के चलना है। ठीक है, कितनी ही कॉस्ट हम लगा सकते हैं। टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर हम प्रॉफिट हटा दें तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी उस प्रोडक्ट को बनाने की, दैट इज अवर टारगेट कॉस्टिंग। ये फॉर्मूला हमें शो करता है कि जो सेलिंग प्राइस है डज नॉट कम फ्रॉम कॉस्ट, ये कॉस्ट से नहीं आता। इंस्टीड जो कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस से निकलती है। जो हमारी कॉस्ट है वो अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारी कॉस्ट निकलती है। ठीक है, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। और अगर हमने ट्रेडिशनल कोस्टिंग में क्या होता था, हमारा रिवर्स ऑफ ट्रेडिशनल कोस्टिंग, पहले कॉस्ट होती थी, फिर सेल करते थे, फिर प्रॉफिट्स निकलते थे। पर आज के टाइम पे क्या होता है, मार्केट के प्राइस को, जो टारगेट कोस्टिंग थ्योरी हमें बताती है कि पहले मार्केट में प्रोडक्ट का क्या प्राइस है उसको एनालाइज करो, फिर प्राइस को देखते हुए सोचो कि इस प्राइस में से हम कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपना, वो प्रॉफिट एनालाइज करो और उस अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को टारगेट करो कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इस पॉइंट से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहले का सिस्टम था, पहले कॉस्ट लगती थी, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट रखा जाता था, फिर उसको बेचा जाता था। ठीक है, पर टारगेट कॉस्टिंग का यूज करते हुए आजकल कंपनीज वर्क कर रही हैं। फीचर्स क्या है टारगेट कोस्टिंग के? कि टारगेट कोस्टिंग हमें मदद करती है कि हम मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच ला पाएं, यानी कि ये मार्केट से शुरू होती है। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कस्टमर क्या प्राइस पे करना चाहता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स चाहता है, और कैसे कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। हम पहले मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी इसमें हम पहले मार्केट को रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स या फीचर क्या है टारगेट कोस्टिंग का? कि मार्केट ओरिएंटेड है, पहले मार्केट को देख रहे हैं फिर अपना देख रहे हैं। ठीक है,
सेकंड फीचर क्या है, कॉस्ट प्लानिंग बिफोर प्रोडक्शन, पहले ही कॉस्ट की प्लानिंग की जा रही है प्रोडक्शन करने से पहले। बिगेस्ट फीचर कि कॉस्ट हमारी कंट्रोल में रहेगी क्योंकि हमें पता है कि कितने की ईच प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी चाहिए। थर्ड, कंज्यूमर फोकस डिजाइन होती है, टारगेट कॉस्टिंग इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट हैं वो डिजाइन किए जाएं कस्टमर को देखते हुए, जिससे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की जा सके। फोर्थ, क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक साथ वर्क करते हैं, मार्केटिंग, आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस। तो ये टीम वर्क डिसाइड करता है कि कैसे प्रोडक्ट को उसकी टारगेट कॉस्टिंग तक लेके जाना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क होता है, सभी डिपार्टमेंट मिलके प्रोडक्ट की कॉस्ट को पहुंचाते हैं उसके जो भी हमने डिसाइड टारगेट किया है। फिफ्थ फीचर, प्रॉफिट प्लानिंग टूल होता है, टारगेट कॉस्टिंग हमें गारंटी करता है कि हम इतना मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन तो रख ही लेंगे जिससे प्रोडक्ट हमारा मार्केट में एंटर होगा उससे पहले इतना मार्जिन तो हम बचा ही लेंगे। सिक्स्थ, कंटिन्यू कॉस्ट रिडक्शन कल्चर, यानी कि इवन थ्रू द टारगेट कॉस्ट, क्योंकि हमारी टारगेट कॉस्ट फिक्स है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से पहले ही, तो कंपनी कंटिन्यूसली ट्राई करती रहती है कि हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को और जितना हो सके कम करते रहें। ठीक है, ये तो कुछ फीचर्स थे कि टारगेट कॉस्टिंग के क्या फीचर्स। अब बात करते हैं कि स्टेप्स क्या है टारगेट कॉस्टिंग के। स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं। कंपनी को स्टडी करना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट का क्या ट्रेंड है, कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है। सेकेंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन करो कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना है, रियलिस्टिक कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस जो कि सेट किया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है और कस्टमर कितना पे करने के लिए इच्छुक है। इन बेसिस पे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस डिसाइड किया जाता है, तो इसको डिटरमाइन करो कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है। थर्ड, अपने प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड करो कि इस प्राइस के ऊपर आप अपना कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो। प्रॉफिट में से इस प्राइस को माइनस करके फिर आप अपनी कॉस्ट टारगेट को सेट कर सकते हो कि इससे ऊपर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। टारगेट कॉस्ट ऐसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करके। फिफ्थ, एस्टिमेट करोगे एक्चुअल कॉस्ट को। इंजीनियर्स और डिजाइनर्स एस्टिमेट करते हैं कि हाउ मच इट विल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, वो एस्टिमेट लगाएंगे कि कितना प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। उसके बाद हमने जो टारगेट लगाया था कि इतनी कॉस्ट आएगी और जो एक्चुअल में आई, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट टारगेट कॉस्ट और जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि इतनी कॉस्ट आएगी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो हमारी टारगेट कॉस्ट ज़्यादा है एस्टिमेट कॉस्ट से, टारगेट कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा आती है तो हम उस प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन की ज़रूरत हो सकती है, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर हमारी एस्टिमेट, जितना हमने एस्टिमेट लगाया था वो ठीक है, वो कॉस्ट ज़्यादा है, टारगेट कॉस्ट जितनी हमने कॉस्ट टारगेट की थी उससे कम है, मतलब एस्टिमेट कॉस्ट कम है, तो प्रोडक्ट हमारा समझ लो रेडी है। टारगेट कॉस्ट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर टारगेट कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है तो आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, वरना आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है, आफ्टर दैट वैल्यू इंजीनियरिंग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपको मटेरियल चेंज करना पड़ सकता है, डिज़ाइन को और इम्प्रूव करना पड़ सकता है, फीचर्स को और सिंपल करना पड़ सकता है, सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट या प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ सकता है। वैल्यू इंजीनियरिंग ये एक स्टेप है। 8th स्टेप क्या है कि फाइनल प्रोडक्शन का डिसीजन लेंगे। जब आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी टू टारगेट कॉस्ट, यानी कि आपने जो टारगेट कॉस्ट लगाया उससे कम आपकी कॉस्ट आ जाएगी, तो आप वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर दोगे। तो एग्जांपल दीजिए, जैसे ये कंपनी है वो चाहती है कि मैंने एक स्मार्टफोन लॉन्च करना है, कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सिर्फ 20,000 ही पे करना चाहता है और कंपनी चाहती है कि मैं इसके ऊपर 20% अपना मार्जिन भी रखूँ। 20,000 का 20% मार्जिन यानी कि 4,000, तो 20,000 में से 4,000 प्रॉफिट घटा दे तो हमारा प्रोडक्ट जो बन के रेडी होना चाहिए ना वो 16,000 है। तो इंजीनियर्स ने एस्टिमेट लगाया कि 18,000 कॉस्ट है। तो अगर इंजीनियर्स एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कॉस्ट तो प्रोडक्ट को बनाने की 18,000 आएगी, तो इस सिचुएशन में क्योंकि हमारी टारगेट कॉस्ट कम है और हमारी एक्चुअल आ ज़्यादा रही है, तो हम उस प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करेंगे, उसके फीचर्स को मॉडिफाई करेंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी मेथड्स का यूज़ करेंगे तब तक जब तक हमारी कॉस्ट 16,000 नहीं आ जाती। जैसे ही टारगेट कॉस्टिंग के नियर बाय आएगी, हम उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। टारगेट कॉस्टिंग की एडवांटेज क्या है कि हमें एक रिक्वायर प्रॉफिट अचीव करने में ये मदद करती है। ये इंश्योर करती है कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखें, यानी कि मार्केट के प्राइस से ज़्यादा प्राइसिंग ना हो। ये रिड्यूस करती है कॉस्ट को एट अ राइट स्टेज, कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, इनकरेज करती है कि हम नई नई क्रिएटिविटी करें। लिमिटेशंस क्या है इसकी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नई कंपनीज के लिए इसको अप्लाई करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, इसमें एक्सपर्ट टीम की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी और रिस्क होता है कि कहीं ना कहीं अगर प्राइस कॉस्ट को घटाने के चक्कर में कई बार हम लोग क्वालिटी डाउन कर देते हैं। ठीक है, और पार्ट बी क्वेश्चन में पूछा गया था
काइजन कोस्टिंग। काइजन कोस्टिंग क्या है? ये एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन हो रही है कंटिन्यूसली, अगर आपको दिख रहा है कि कोई छोटा कोस्ट है, इसको कम किया जा सकता है, कंटिन्यू कोस्ट रिडक्शन करते रहना। जो प्रोडक्शन का फेज है उसमें आपको दिख रहा है कि वेस्टेज हो रही है, कोस्ट कट की जा सकती है, तो करते रहना, ये है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में काइजन कोस्टिंग मीन्स इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस हर दिन, एवरी डे, टू रिड्यूस कॉस्ट, क्वालिटी को और इम्प्रूव करके और एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करके। फीचर क्या है? ये कब अप्लाई होता है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ऊपर वाला क्या था? कब अप्लाई होता था? प्रोडक्शन से पहले टारगेट कोस्टिंग अप्लाई होता था। काइजन थ्योरी कब अप्लाई होती है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, ये टारगेट थ्योरी की तरह अप्लाई नहीं होती है, स्मॉल होती है, पर ये कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स करती रहती है। इसमें वर्कर्स डेफिनेटली एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, एवरी लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें रीडिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्रोडक्शन के टाइम पे है। जब प्रोडक्शन ही स्टार्ट हो गई तो डिज़ाइनिंग डेफिनेटली कन्फर्म होगी। अब प्रोडक्शन के टाइम पे रीडिज़ाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है प्रोसेस को इम्प्रूव करके, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज करके नहीं। ठीक है, वेस्ट रिड्यूसन में मदद करेगी, अननेसेसरी मूवमेंट्स, ओवर प्रोसेसिंग, डिले, डिफेक्ट, इन सब चीज़ों को सुधारेगी। और पार्ट सी में हमने बताना है डिफरेंस इन दोनों का। टारगेट कॉस्टिंग कब होती है? प्रोडक्शन से पहले, काइजन थ्योरी प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। अब इसकी टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है कि कॉस्ट को प्रोडक्शन से पहले डिसाइड करना, सेट करना कितनी कॉस्ट होगी, और काइजन में कॉस्ट को रिड्यूस करना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। ये प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव नेचर की होती है, और ये रिएक्टिव और इम्प्रूवमेंट के नेचर की होती है। इसमें डिज़ाइन और प्लानिंग स्टेज होती है कि हो सकता है आपको रीडिज़ाइन करना पड़े, ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन स्टेज में आ जाती है। इसमें आप टारगेट कॉस्ट को अचीव करते हो, फोकस आपका टारगेट कॉस्ट के ऊपर होता है, और इसमें आपका फोकस होता है कि कंटिन्यूसली हमने कॉस्ट को रिड्यूस करते जाना है, जितना बच सकता है बचाना है। अप्रोच मार्केट के ऊपर, ये मतलब मार्केट ड्राइवन होती है। आप मार्केट में देखते हो कि क्या चल रहा है, मार्केट के ऊपर आप इसमें रिसर्च करते हो, मार्केट ड्राइवन होती है। और ये प्रोसेस के ऊपर होती है कि कितना आप प्रोडक्शन के प्रोसेस के पैसे बचा सकते हो कम से कम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना लोअर कॉस्ट पे, और इसका काम क्या होता है कि वेस्टेज को कम करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। मेन टूल क्या यूज़ होता है इसमें? आपके इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस यूज़ होती है, और इसमें डेली इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये किसके लिए यूज़फुल होती है? न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। जो टारगेट थ्योरी है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज़फुल होती है, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़फुल होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रॉस फंक्शनल, पूरी की पूरी टीम लगती है इसमें टारगेट थ्योरी में, और इसमें शॉप फ्लोर वर्कर्स और प्रोडक्शन मैनेजर लगते हैं। कॉस्ट रिडक्शन का टाइम क्या होता है? टाइप क्या होता है? वन टाइम मेजर कॉस्ट रिडक्शन होती है, और इसमें ऑन गोइंग स्मॉल कॉस्ट रिडक्शन होती है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हाई इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस के लेवल के ऊपर, और एक कम्युलेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ओवर द टाइम। धीरे धीरे हम इसमें कॉस्ट रिड्यूस करते जाते हैं। बेसिस क्या होते हैं? टारगेट कॉस्ट लिमिट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए टारगेट कॉस्ट लिमिट होती है, इसमें एक्चुअल कॉस्ट लिमिट होती है। टाइम ड्यूरेशन, ये लॉन्ग टर्म और बिफोर लॉन्च, यानी कि प्रोडक्शन की लॉन्च से पहले होती है, और ये कंटिन्यूसली एवरीडे इंप्रूवमेंट करती रहती है। ठीक है गाइज, इसके डिफरेंस के फ्लेक्सिबिलिटी है अगला। इस ये लेस फ्लेक्सिबल होती है वंस डिजाइन इज फिक्स, ये फ्लेक्सिबल कम होती है यानी कि, और ये हाईली फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेस इसमें डेली हैपन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल एम क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को निकालना, और इसमें प्रोडक्शन को एफिशिएंसी पे लेके जाना। तो आप डायग्राम बना सकते हो लाइक टारगेट कोस्टिंग का, कि पहले मार्केट प्राइस देखते हैं, फिर हम डिजायर अपना प्रॉफिट देखते हैं, फिर हम टारगेट कोस्ट डिजाइन करते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट डिजाइन शुरू होता है। और काइजन में जो एग्जिस्टिंग कोस्ट है उसको हम कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं, कोस्ट को रिड्यूस करते रहते हैं, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करते रहते हैं। इस तरह आप कोई एक डायग्राम बना सकते हैं अपनी फॉर्म में, और इसी के साथ ही क्वेश्चन की आ जाएगी कंक्लूजन। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 2024 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये क्वेश्चन था जो नया आया था, जो मुझे लगा कि करवाना चाहिए, क्योंकि पिछले दोनों सालों से ये रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं यूनिट 1 2024 का पेपर है। यूनिट 1 का जो ये पहला क्वेश्चन है, ये 2022 में भी आया था और 2024 में अगेन आया है। मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट में मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि एमकॉम थर्ड सेम की यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट की पहली ही वीडियो मिल जाएगी यूनिट 1 की वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेकेंड, टारगेट थ्योरी वाला 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया, तो ये मैंने करवा दिया। अब दो में से आपको अटेम्प्ट एक ही करना है पेपर में। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का क्वेश्चन अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे पिछले साल की, 2023 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, और 2024 में भी आ गया। 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन, और 2024 में भी आ गया।
यानी कि ये दो क्वेश्चन दोनों सालों में रिपीट हुआ। और ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे 2022, 2023, 2024 पिछले तीनों सालों से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली कीजिएगा मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग। मैंने करवा रखा है पिछली वीडियो में अपनी, ठीक है, जो मैंने पिछले साल अपलोड की थी। उसके बाद थर्ड यूनिट में जो बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन है, ये भी हर साल रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। इसकी वजह से मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया एक्टिविटी बेस्ड वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बैलेंस स्कोर कार्ड वाला हर साल रिपीट होता है। तो आप लोग इसको कर सकती है, एक एक क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि जो हर साल रिपीट होता है। जैसे कि अगर आप फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो भी चल जाएगा। सेफ साइड के लिए आप फोर्थ क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन करवाए, यहाँ से तो आप 2 करिए ही करिएगा, ठीक है, 2 में से कोई एक आ जाएगा। यहाँ से भी आप 2 कर सकते हैं, कोई एक आ जाएगा। यहाँ से एक ही करना और एक ही आएगा। यहाँ भी आप लोग 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे तो एक कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं। 7 में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करके आने हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये जिन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने ब्लू कलर से लिखा है ना, ये सारे क्वेश्चंस मेरी प्रीवियस पिछले साल जो मैंने वीडियोस अपडेट की हैं उनके अंदर है। जो रेड कलर में है उसकी वीडियो मैंने अभी आपको ऊपर टारगेट कोस्टिंग करवा दी। और ये वाला मैं कहती हूँ आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी करना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी ना किसी ने तो वीडियो डाली ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ था 2023 में और अब 2024 में आया है, ठीक है। बाकी आप लोगों के हाथ में आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से वीडियो इनफ है आपको ये समझाने के लिए कि 90% सिलेबस क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के ही थे। एक क्वेश्चन मुझे लगा कि मैं चलो और करवा देती हूँ सेफ साइड के लिए, कि हो सकता है कि कई बार हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो किसी एक यूनिट से तो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये यूनिट में तो बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपके पास होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, आपके डाउट सारे क्लियर हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे चैनल पे इंस्टा आईडी को आप लोग ज्वाइन करके हमें प्रॉब्लम अपनी शेयर कीजिए। और कुछ बच्चों की वीडियोस कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि दीदी ये वीडियो प्ले नहीं हो रही है। बाबू उसके लिए सिंपल यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिया गया है, आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे वैसे ही आपकी सारी वीडियोज़ प्ले होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यही इसी के साथ हम वीडियो को करेंगे समाप्त। मुझे लगता है सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।